मैं दीपक राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य बाय दीपक राजपूत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पंजाब मास्टर कैडर की ऑनलाइन कोचिंग का मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूं, ठीक है जी। और देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोर्स को ज्वाइन करना है तो बड़ी ही नॉमिनल फीस में आप इसे परचेज कर सकते हो, जो कि अभी बहुत सारे ऑफर्स में आपको चल रही है, ठीक है जी। और ये ऑफर जो आपका रहने वाला है टिल 20th डेट का है, ठीक है, 20th जून का है। और 15 जून से आपकी जो लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी पंजाब मास्टर कैडर की, तो देर बिल्कुल भी ना करें। पूरा कोर्स डिटेल में होगा और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता और प्लस प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तब तक आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। एक एक चीज होगी, तो ये बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिएगा कि आपको कोई ऐसी चीज है जो छूट गई, ठीक है जी। तो सारी चीजों को हम बड़े ही डिटेल से करेंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है काव्य शास्त्र से संबंधित रहने वाली है। कल की वीडियो में हमने काव्य शास्त्र से संबंधित काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, ठीक है, जिसमें काव्य के भेद भी हमने पढ़े थे और जितने भी संस्कृत के आचार्य हैं उनके द्वारा जो जो परिभाषाएं दी गई, ठीक है, वो सभी हमने कंप्लीट कर ली थी। और ये वीडियो का दूसरा भाग है, ठीक है, काव्य शास्त्र का दूसरा भाग है। और यहां से प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा। और इसके अंत में भी मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, वो आपकी डिमांड पर वो वीडियो रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो मैं जरूर करूंगा, ठीक है जी। अगर जिसको लगे तो वो बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा अभी एंड में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए जी, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, देखिए कल हमने जो हमारे संस्कृत के आचार्य किए थे और यहां से ही क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में बनता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, हिंदी आचार्यों द्वारा काव्य लक्षण जो बताए गए हैं, तो इनके द्वारा जो काव्य लक्षण बताए गए हैं हमने वही आज अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है जी। देखिए, एक और चीज है, देखिए संस्कृत के आचार्यों की तरह जो प्राचीन हिंदी आचार्य, जो आचार्यों ने काव्य साहित्य का लक्षण बताने का प्रयास किया है, किंतु हमें यह भी मानना पड़ेगा, आप सभी को पता है कि हिंदी के सभी आचार्यों पर किसी ना किसी प्रकार जो संस्कृत के आचार्यों का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो देखिए, भक्तिकालीन और रीतिकालीन आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण हैं। इससे पहले हम करते हैं भक्तिकालीन आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। जैसे कि तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है, कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कर हित होई। ये जो पंक्ति है ना, ये मास्टर कैडर एग्जाम, क्या कोई सा भी अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कर रहे हो, ये प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा। इसका अर्थ क्या है, तुलसीदास सबका हित करने वाली साहित्य रचना को ही क्या मानते हैं, काव्य मानते हैं। कीने प्राकृत जग जन गुण गाना, सिर धुन गिर लगी पछताना। तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, आचार्य नहीं माने जाते। और उन्होंने क्या है, लोकहित के लिए ये सारा ही कुछ लिखा है। तो देखिए, महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा, आप सभी ने अच्छे से कर लेना है। ये वाला आप जरूर याद कीजिएगा, बस ये पंक्तियां आप जरूर कीजिएगा, कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कर हित सोई। तो ये जो पंक्तियां आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। रीतिकालीन आचार्यों द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है, जैसे केशव दास है। केशव दास जी का आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। केशव दास से संबंधित आपको क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर, तो इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, रीति काल के प्रथम अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं।
अब इन्होंने क्या कहा था, जपदी सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस स्मृत भूषण बिनना बिरजाई कवित कविता बनित मित। तो ये इनके द्वारा पंक्तियां कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? केशव दास जी के द्वारा कही गई थी। अब इसमें क्या कहा है कि जिस प्रकार उच्च जाति की सुंदर लक्षणों से युक्त सुंदर वर्ण वाली स्त्री, यानी कि जो स्त्री होती है, ठीक है, स्त्री होती है, वो आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती। ठीक है, जपदी सुजाति सुलक्षणी सुब्रत सरस स्मृत भूषण विनना बिरजाई कविता बनित मित्र। दोबारा से सुनिएगा, जिस प्रकार उच्च जाति की सुंदर लक्षणों से युक्त सुंदर वर्ण वाली स्त्री आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार काव्य की शैली और भाव, नोट कीजिएगा क्या है, काव्य की शैली और भाव, काव्य की शैली और भाव उच्च कोटि के होने पर भी अलंकारों के अभाव में प्रभावशाली नहीं होता। यानी कि देखिए यहां पर सीधी सीधी बात बता दी है कि अलंकार होना काव्य में बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अलंकार के अभाव में, अलंकार के अभाव में काव्य प्रभावशाली नहीं होता। ये किसके द्वारा कहा गया? केशव दास जी के द्वारा। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। मास्टर कैडर में तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सिर्फ आपको पंक्तियां दी गई थी। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग राजदीप नेगी जी, गौतम हांडा जी। तो ये पंक्तियां जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए चिंतामणि, चिंतामणि से भी आपको प्रश्न बनता है। सगुणालंकार सहित दोष रहित जो हुई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई थी? तो ये पंक्तियां किसके द्वारा? चिंतामणि जी के द्वारा कही गई थी। इनका कहने का अर्थ था कि अलंकार तथा गुण युक्त एवं दोष रहित, और संक्षेप में कह सकते हो कि इस अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली ही क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। बस इतना ही आपने याद रखना है, बस ज्यादा आप मत याद रखिएगा। ठीक है, पंक्ति को आपको पता होना चाहिए सिर्फ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कुलपति मिश्र जी की आपको परिभाषा देखने को मिल जाएगी जो कि महत्वपूर्ण है। कुलपति मिश्र जी से संबंधित, जागते अद्भुत सुख सदन अरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समझू ग्रंथ बहुचित। और इसके अलावा कहा है दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। यहां पर जो इनकी जो कथन है, इसमें मम्मट जी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किसका मिलता है? मम्मट जी का प्रभाव देखने को मिलेगा। किसमें? कुलपति मिश्र जी की पंक्तियों में। अब कुलपति मिश्र ने, सिंपल शब्दों में आपको मैं बताऊं, कुलपति मिश्र जी ने जो रस रहस्य है, ठीक है, क्या है? रस रहस्य। रस रहस्य में मम्मट तथा विश्वनाथ दोनों के काव्य लक्षणों का खंडन करते हुए ये पंक्तियां लिखी थी। ठीक है, कौन सी? जागते अद्भुत सुख सदन अरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समझू ग्रंथ बहुचित। तो ध्यान से देखिएगा, क्या अभी मैंने कहा है, जो कुलपति मिश्र जी ने रस रहस्य में, इनकी जो रचना थी रस रहस्य, इसमें इन्होंने मम्मट तथा विश्वनाथ दोनों के काव्य लक्षण का खंडन करते हुए ये पंक्तियां लिखी थी। इसमें क्या इन्होंने कहा है कि अलौकिक आनंद देने वाले शब्द और अर्थ को क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। यहां पर देखिए, अद्भुत सुख सदन अरु अर्थ कवित, यानी कि आनंद देने वाले, अलौकिक आनंद देने वाले शब्द और अर्थ को काव्य कहा जाता है। और जगत में विलक्षण आनंद कैसे समझा जाए, है ना? तो ये जो लक्षण है स्पष्ट अस्पष्ट हैं। आचार्य कुलपति मिश्र की परिभाषा पर संस्कृत के आचार्य
का जो प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है, जैसे जगन्नाथ जी का भी इन पंक्तियों के अंदर प्रभाव दिखेगा। यहां पर इन पंक्तियों में आपको मम्मट जी का प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद देखिए सोमनाथ जी हैं। सोमनाथ से भी महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन बन जाता है। इन्होंने काव्य में छंद को हिंदी में पहली बार महत्व दिया है। देखिए, ये सिर्फ पंक्तियां आपको पूछी जाएंगी, ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से ये सारी चीजें समझ आ जाए। सगुण पदार्थ दोष गुण पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म सो कवित कह बुद्ध। इन्होंने क्या कहा है कि सगुण पद से युक्त, किसे? सगुण पद से युक्त और दोष रहित, यानी कि देखिए दोष बिन, दोष रहित छंद शास्त्र से युक्त पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म सो कवित कही बुद्ध। तो इन्होंने क्या कहा है कि सगुण पद से युक्त, दोष रहित, छंद शास्त्र से युक्त और अलंकार से परिपूर्ण ऐसा जो कवि कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कविता। यहां पर जो भूषण है इसको क्या अर्थ लिया है? अलंकार से लिया है। ठीक है, किससे अर्थ लिया है? अलंकार से। तो सोमनाथ जी एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने काव्य की परिभाषा में छंद का समावेश किया है। नोट कर लीजिएगा इसको। आचार्य सोमनाथ एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने काव्य की परिभाषा में छंद का समावेश, नोट कीजिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत, जैसे मान लीजिए आप पीसीएस लेवल का एग्जाम कर रहे हो तब ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, सोमनाथ वाला, तो आपको ये नोट कर लेना है। कई बार आपको देखिए टाइम अगर खराब हो तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको मास्टर कैडर में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इस परिभाषा में परिभाव किसका पड़ता है? मम्मट जी का। ठीक है, किसका? मम्मट जी का इन पंक्तियों में प्रभाव देखने को मिला है सोमनाथ जी की। आगे देखिए भिखारी दास जी हैं। रस कविता को अंग भूषण है भूषण शकल गुण स्वरूप और रंग दूषण कुरूपता। यह किसके द्वारा कहा गया? भिखारी दास जी के कहा गया। अब इन्होंने कहा, क्या कहा है? रस ही कविता का मूल भूषण यानी कि आभूषण है। ठीक है, क्या है? रस ही कविता का मूल आभूषण है और रस के साथ ही भूषण भी इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कि अलंकार भी इसके लिए आवश्यक है, रस की प्राप्ति करनी है। तो कविता गुण रहित हो, गुण सहित हो। कविता कैसी हो? कविता गुण सहित हो। ठीक है, कविता कैसी होनी चाहिए? गुण सहित होनी चाहिए और उसका अच्छा ढंग हो, वह दूषण से रहित रहे, क्योंकि दूषण के कारण उसमें क्या आ जाएगी? कुरूपता आ जाएगी। ठीक है, दूषण से क्या आ जाएगी? उसमें कुरूपता आ जाएगी। तो आप सभी को नोट कर लेना है, भिखारी दास के द्वारा ये पंक्तियां, इनके द्वारा ये कही गई थी। अब इन पंक्तियों में जो परिभाषित किया गया है, सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो भिखारी दास ने अनेक काव्य तत्वों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। अंत वह काव्य लक्षण भी असमुचित है। ठीक है, तो काफी सारे काव्य लक्षणों को इन्होंने संग्रहित किया है। किसने? भिखारी दास जी ने, जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए आपको एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता ही बनता है, भिखारी दास से संबंधित। आपको ये पंक्तियां जरूर याद कर लेनी है। इसके बाद देखिए देव जी की पंक्तियां हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। काव्य रसायन जो रचना थी, इसके अंदर आपको ये पंक्तियां देखने को मिलती हैं। किसकी? देव जी की। ठीक है, क्या है? शब्द जीव तिहि अर्थ मन रस मत सुजस शरीर चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। इनका कहने का अर्थ क्या है? शब्द क्या है? शब्द क्या बताया है? शब्द को इन्होंने जीव बताया है। क्या बताया है? जीव बताया है। ठीक है, शब्द को क्या बताया है? जीव बताया है। और अर्थ, अर्थ क्या है? इनके अनुसार अर्थ क्या है? मन है। ठीक है, क्या है? मन है। देखिए
शब्द जीव तिहि अर्थ मन, रस मत सुजस शरीर। अब इसके अंदर और आगे क्या कहना चाहते हैं देव कवि के, देखिए इन्होंने क्या कहा है कि शब्द जीव है, मन अर्थ मन है और रस युक्त शरीर है। शरीर कैसा है? रस युक्त है। ठीक है, कैसा है? रस युक्त। और अलंकार गति की गंभीरता के व्यंजक हैं। ठीक है, क्या है? अलंकार क्या है? गति की गंभीरता के व्यंजक हैं। अब इसमें क्या है? इसके अंदर और भी चीजें दी हैं, जैसे वर्णिक मार्मिक छंद, इसकी गति को बताया है इन्होंने, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और देखिए शब्द सुमति मुख के कड़े, ले पद वचनी अर्थ, छंद भाव भूषण सरस सो कही काव्य समर्थ। यह भी शब्द रसायन से ली गई रचना है। विद्वानों के मुख से निकले हुए शब्द जिनमें अर्थ का सहभाग होता है, छंद भाव अलंकार एवं रस युक्त होते हैं। ठीक है, और यही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए श्रीपति जी की इंपॉर्टेंट है, शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार, ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुदान। ये रचना कौन सी है? इनकी काव्य सरोज है, वहां से ये पंक्तियां ली गई हैं, और ये एक रसवादी आचार्य हैं। इनका पंक्तियों का अर्थ क्या है? शब्द और अर्थ का सहभाव जो दोषों रहित और गुण अलंकार व रसों से युक्त हो, उसे क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? दोष रहित गुण अलंकार रस युक्त रचना को काव्य कहो, ऐसा श्रीपति सुदान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऐसा श्रीपति सुदान कहते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर इनकी पंक्तियों का अर्थ बता दिया है। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब इसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं। जो आधुनिक काल के जो आचार्य थे, रचनाकार थे, उन्होंने भी अपने विचार काव्य के लिए दिए गए। तो देखिए काव्य आत्मा के संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रसाद जी से संबंधित पंक्तियां। अब जो आपको एग्जाम में पूछने वाली चीजें मैं बताऊंगा सारी की सारी। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपको। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। ठीक है, तो यहां पर देखिए साहित्य यानी कि काव्य साहित्य, जो काव्य को ही साहित्य नाम दे दिया गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। स्टार लगाएं, ट्रिपल स्टार लगाएं इस पर, तो क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाबू गुलाब राय जी क्या कहते हैं? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति मानी जाती है। यह किसके द्वारा कहा गया है? बाबू गुलाब राय जी के द्वारा कहा गया है। यहां पर प्रेम कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेम देने वाली अभिव्यक्ति। आगे देखिए, वेरी गुड इवनिंग जी। इसके बाद देखिए महादेवी वर्मा जी, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगाओ महादेवी वर्मा से। कविता कवि विशेष की क्या है? भावनाओं का चित्रण है, और यह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं? आविर्भूत हो जाती हैं। पंथ जी क्या कहते हैं? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी मानी जाती है। प्रेमचंद क्या कहते हैं? साहित्य जीवन की आलोचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिपल स्टार लगाएं इस पर भी। प्रेमचंद जी क्या कहते हैं? साहित्य जीवन की आलोचना है। और कुलपति मिश्र जी क्या कहते हैं? जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। तो ये कुलपति मिश्र जी ने कहा है। बस आप कुलपति मिश्र जी का पहले वाला कीजिए, यहां पर ना भी करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको।
ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अज्ञे जी क्या कहते हैं, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। घुमा फिराकर इन्होंने एक ही बात कह दी कि कविता शुरुआत से लेकर अंत तक क्या है, शब्द ही मानी गई है, ठीक है। किसके अनुसार है ये, अज्ञे जी के। धूमिल जी का देखिए, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ठीक है। कविता भाषा में क्या है, आदमी होने की तमीज मानी जाती है, यह धूमिल के द्वारा कहा गया था। यहां से देखिए आपने अज्ञे जी पर स्टार लगाए, नगेंद्र जी की परिभाषा आपने कर दी है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, आपने क्या क्या याद करके रखना है, ठीक है। याद जो करना है उसी पर ही हम फोकस करेंगे। यहां पर देखिए तुलसीदास जी की जो पंक्तियां हैं ये वाली, कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कर हित होई। तो ये जो पंक्तियां हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप सभी ने याद रखना है, ठीक है जी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां ही डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद आप ये जपदी सुजाति सुलक्षणी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो कीजिएगा ही, ठीक है। और यहां से देखिए ये पंक्तियां चिंतामणि जी की, सगुणालंकार रहित सहित दोष रहित सो होई, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा। कौन सी है, सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई। आगे देखिए, इसके बाद कुलपति मिश्र जी की भी जो पंक्तियां हैं ये वाली आप नोट कर सकते हैं। सोमनाथ जी की ये पहले पहले वाली आप कर लीजिए, दूसरी भी कई बार आपको देखने को मिल जाएगी, ज्यादा पूरी नहीं मिलती, हाफ हाफ मिलेंगी, आधी आधी मिलेंगी यहां पर। भिकारी दास जी की ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं इस पर, ठीक है। देव कवि की जरूर कीजिएगा क्योंकि देव कवि जी से संबंधित आपको प्रश्न पहले पूछा गया था मास्टर कैडर में। इसके बाद देखिए ये वाली जो पहली लाइन है श्रीपति जी की, शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार, इसको याद रखिएगा। और रसवादी आचार्य, इसको भी याद रखिएगा। बाकी जयशंकर प्रसाद देखिए, जो आधुनिक काल के जो आचार्य रहे हैं जिन्होंने अपने साहित्य पर अपने कथन कहे हैं उनको तो जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, इसको आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये सभी जरूर कीजिएगा। यहां से आगे देखिए, नगेंद्र हैं, अज्ञे जी हैं, धूमिल की महत्वपूर्ण है। अब यहां से देखिए वेरी वेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, सभी नोट कीजिएगा इसको, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आपको तैयारी हो सके वैसे आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वैसे आप सुन लीजिएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप रखते हो तो वो सिर्फ पड़ी रहेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का समन्वय काव्य है, भामा के द्वारा कहा गया था, ये एग्जाम में पूछा गया है मास्टर कैडर में। संक्षेपात वाक्य मिष्टार्थ विक्षणा पदावली काव्यम, तो ये अग्नि पुराण में कहा गया है। शरीर ताप दृष्टार्थ व विक्षणा पदावली, ये दंडी के द्वारा कहा गया, इंपॉर्टेंट है। ननु शब्दार्थो काव्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई रचना है ये भी, ठीक है, जो परिभाषा है पूछी गई है ये। काव्य शब्दोय गुण अलंकार संस्कृत्यो शब्दार्थो व्यर्ते, किसके द्वारा कहा गया, वामन जी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिएगा। शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, यह आनंद वर्धन के द्वारा कहा गया है। और निर्दोष गुणवत काव्य अलंकार लिकृंत रसारंतिम, ये भोजराज जी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अब मम्मट की देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तदो दोषो शब्दार्थो सगुणा लंकृति पुण्य कलापी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाएं, ट्रिपल लाइन, क्योंकि ये आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद आप रुद्रट की, दंडी की और भामा की, ये जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको सीधे बनेंगे ही। शशि अकाल नवजोत कौर जी सॉरी, ठीक है। चलिए 9th देखिए, गुणालंकार रीति सहितो दोष रहिति शब्द काव्यम, ये भाग्यवट के द्वारा कही गई थी।
निर्दोषा लक्ष्मणी सरीति गुण भूषिता सालंकार रसानेक वृत्ति भाग काव्य शब्द भाग किसके द्वारा कहा गया? जयदेव जी के द्वारा। देखिए ये आपको इतने बड़ा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पीजीटी परीक्षाओं में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए काव्य रसादिमान वाक्य श्रुत सुख विशेष कृति, ये किसके द्वारा कहा गया? शोध ध्वनिनी आचार्य जी के द्वारा। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा आपको एग्जाम में, नोट कीजिएगा, वाक्य रसात्मक काव्यम ये आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा कहा गया था और ये आपको एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। और गुण बदलंकृत्यम काव्यम ये किसके द्वारा कहा गया है? राजशेखर। ये जो लगा है ना डैसा, इसको न बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? ल बोलते हैं, न बोलते हैं, न। आगे देखिए, अब यहां से क्वेश्चन भी इधर से बनते हैं, स्टार लगाइए तो सभी पर आपको ये करने ही करने हैं 100%। अवनीत जी, सत श्री अकाल जी और गुड इवनिंग भी, ये स्टार लगाएं, आपको सभी स्टूडेंट को ये करना ही करना है, ठीक है। देखिए भरत मुनि है, दूसरी सदी है, नाट्य शास्त्र इनके द्वारा रचना लिखी गई थी। मेधा विरुद्ध है, अलंकार ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। भामा जी, इन्होंने काव्य अलंकार लिखा गया, 6वीं सदी है। दंडी जी के द्वारा काव्य दर्श। अब इसको याद रखना है, देखिए भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र, ये तो कोई भी नहीं भूलेगा। भामा जी के द्वारा काव्य अलंकार और दंडी, अगर डंडा दिखाओगे तो दर्शन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है, तो काव्य दर्श है। उद्भट जी के द्वारा काव्य अलंकार, ठीक है, सार संग्रह इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और भामा की रचना का सार भामा विवरण, भामा के काव्य अलंकार की जो टीका मानी जाती है कौन सी? भामा विवरण। बामन जी का देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काव्य अलंकार सूत्र माना जाता है, 8वीं सदी के माने जाते हैं बामन जी। रुद्रट देखिए काव्य अलंकार है इनकी रचना। रुद्र भट्ट जी की श्रृंगार तिलक है, नोट करना है सभी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी की सभी रचनाएं। दोबारा से देखिएगा, भरत मुनि के द्वारा कौन सी रचना लिखी? नाट्य शास्त्र। मेधा विरुद्ध अलंकार ग्रंथ है। भामा जी का याद रखना है काव्य अलंकार है। दंडी जी का काव्य दर्श है। उद्भट जी का काव्य अलंकार सार संग्रह माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। भामा विवरण, इन्होंने भामा के काव्य अलंकार की टीका लिखी थी। हां जी बिल्कुल याद करनी है गौतम जी, बिल्कुल याद करनी ही पड़ेंगी ये तो। बामन देखिए काव्य अलंकार सूत्र है इनकी रचना। रुद्रट की काव्य अलंकार है और रुद्र भट्ट की श्रृंगार तिलक। देखिए मास्टर कैडर वाले जितने स्टूडेंट अभी हैं, ठीक है, यहां पर जो पेड वाले हैं, जो नहीं भी हैं, सभी ने ये अच्छे से पढ़नी है। यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। देखिए आनंद वर्धन है, आनंद किस में आता है? ध्वनि में, तो ध्वन्यालोक इनकी रचना मानी जाती है। अभिनव गुप्त जी ने क्या लिखा था? अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन नाम की रचना लिखी। इसके अलावा देखिए काव्य कौतुक विवरण नाम से भी इनकी रचना है, किसकी? अभिनव गुप्त जी की। राजशेखर की काव्य मीमांसा, राजशेखर के द्वारा क्या लिखी गई? काव्य मीमांसा, इंपॉर्टेंट है। अलंकार ग्रंथ है, 18 भागों अथवा अधिकरणों में ये ग्रंथ लिखा है, काव्य मीमांस। धनंजय देखिए, धनंजय के कितने रूप हैं? 10 रूप हैं। तो आंसर देखिए आपको 10 रूपक इनकी रचना याद रखनी है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीन और उपादेश सार ग्रंथ जो माना जाता है, कौन सा माना जाता है? 10 रूपक माना जाता है। भट्ट नायक की देखिए अभिनव भारती है और हृदय दर्पण। कुंतक जी की कौन सी है? वक्रोक्ति जीवित। तो ये आप सभी ने याद रखनी है। देखिए ये सारी चीजें ना आपको बहुत सारी किताबों में इधर उधर पड़ी होती हैं, ठीक है। मैंने इस जो काव्य शास्त्र को करने के लिए लगभग 4-5 बुक्स मैंने फॉलो करी थी, ठीक है, जो ऑथेंटिक्स बुक्स हैं, वहां से जो डाटा आपको इकट्ठा करके इसमें एक ही क्लास में मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो आपको इधर उधर कोई भी बुक्स छांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मुझे अच्छी बुक्स लगी वहां से मैंने ये मटेरियल उठा लिया। इसके बाद देखिए महिम भट्ट 11वीं सदी के
ये आचार्य माने जाते हैं और इनका ग्रंथ व्यक्ति विवेक माना जाता है। क्षेमेंद्र जी, औचित्य विचार चर्चा इनकी महत्वपूर्ण रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना मानी जाती है। भोजराज देखिए, इन्हों के द्वारा सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश को अलंकार शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। अब आपको मास्टर कैडर परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस रचना को अलंकार शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है, तो आपका उत्तर चला जाएगा श्रृंगार प्रकाश। तो श्रृंगार की आप इस प्रकार से वर्तनी सुधार कीजिएगा। भोजराज ने श्रृंगार को रसराज और मूल रस कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि किसे भोजराज के द्वारा रसराज और मूल रस कहा गया है, तो आपका उत्तर चला जाएगा श्रृंगार को। मम्मट जी के द्वारा काव्य प्रकाश रचना लिखी गई थी, ट्रिपल स्टार लगाओ इस पर, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। रुय्यक का देखिए 12वीं सदी के मध्य भाग में अलंकार सर्वस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 भागों में विभक्त, सूत्र और वृत्ति, ये मानी जाती है। आप सभी ने नोट करना है रुय्यक का ये अलंकार सर्वस्य ग्रंथ। हेमचंद्र जी के द्वारा काव्य अनुशासन नाम से ये ग्रंथ लिखा गया था। संग्रह ग्रंथ मौलिकता नहीं है, कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिल जाएगा, परंतु आपको यहां पर नहीं जाना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि काव्य अनुशासन किसकी रचना है, आपका उत्तर चला जाएगा हेमचंद्र की। इसके बाद देखिए भाग्य भट्ट जी के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है, भाग्य भट्टालंकार, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसमें आप सभी ने याद कौन कौन सी रखनी है, व्यक्ति विवेक याद रखिएगा, औचित्य विचार चर्चा एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, क्योंकि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक भी क्षेमेंद्र जी माने जाते हैं। सरस्वती कंठाभरण याद रखिएगा। काव्य प्रकाश, ये तो ट्रिपल स्टार लगाएं क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनेगा ही बनेगा। हेमचंद्र जी का काव्य अनुशासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इतनी चीजों को आप याद रख लोगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन जाएगा। जयदेव जी का देखिए चंद्रलोक है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाएं आप। कविराज विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, साहित्य दर्पण, ठीक है। मास्टर कैडर में साहित्य दर्पण भी पूछा गया, इनकी जो परिभाषा थी वो भी पूछी गई। शारदा तनय जी की भाव प्रकाश है, नाट्य शास्त्र विषयक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। रूप गोस्वामी हरि भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि, ये उज्जवल नीलमणि जरूर करके जाइएगा, और नाटक चंद्रिका ये जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के अंदर ये फेवरेट प्रश्न बनता है। उज्जवल नीलमणि किसकी रचना है, रूप गोस्वामी की। पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा रस गंगाधर, ठीक है, जगन्नाथ जी के द्वारा क्या है, रस गंगाधर। देखिए गंगाधर का जो घर है वो कहां है, जगन्नाथपुरी में है, ऐसे याद रखिएगा। वेद व्यास जी के द्वारा अग्नि पुराण लिखी गई, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए रचनाकार और यहां पर रचनाएं या फिर ग्रंथ दिए गए हैं। कुंतक जी का देखिए वक्रोक्ति जीवतम नाम का ग्रंथ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप सभी ने करना ही करना है। रामचंद्र गुणचंद्र जी के द्वारा नाट्य दर्पण लिखा गया था। भानुदत्त जी के द्वारा रस मंजरी और रस तरंगणी लिखा गया था। केशव मिश्र जी के द्वारा अलंकार शेखर नाम की रचना लिखी गई, और अप्या दीक्षित के द्वारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अप्या दीक्षित से संबंधित आपको क्वेश्चन बनेगा। चित्र मीमांसा और कुवलयानंद तथा वृत्तिवर्तिका, ये तीनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण है अप्या दीक्षित की। भट्टोत की देखिए काव्य कौतुक नाम से रचना है। राजशेखर जी की काव्य मीमांसा और कल्हन जी की राज तरंगणी नाम से ये रचना है। ये राज तरंगणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने याद रखना है। यहां से आपको कल्हन की रचना पूछी जा सकती है, कुंतक जी की पूछी जाती है, और इसके अलावा आपको अप्या दीक्षित जी की रचना पूछी जाएगी। तो आप सभी ने ये 3 रचनाओं को तो याद रखना है, ठीक है। राज तरंगणी, वक्रोक्ति जीवितम और अप्या दीक्षित की चित्र मीमांसा, कुवलयानंद और वृत्ति वार्तिका, ठीक है ना। चलिए तो नोट कर लीजिएगा इसको। यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया है,
ठीक है, ये क्या है, उत्पत्तिवाद, नोट कर लीजिएगा। उत्पत्तिवाद जो सूत्र के ये व्याख्याकार माने जाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद शंकुक है, शंकुक, इन्होंने अनुमतिवाद, ठीक है, किस सूत्र की व्याख्या की, अनुमितिवाद की, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको भी। भट्टनायक, भट्टनायक, भट्टनायक ने किसकी, साधारणीकरण या फिर साधारणीय या साधारणीकरण आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसको और किस नाम से जान सकते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, भुक्तिवाद, ठीक है, भुक्तिवाद। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर की, जो कि टीजीटी एग्जाम में ही आता है, तो नोट करेंगे सभी के सभी, ठीक है। इसके अलावा अभिनव गुप्त देखिए, अभिनव गुप्त जी, इन्होंने किसकी व्याख्या की है, अभिव्यक्तिवाद की, किसकी, अभिव्यक्तिवाद की, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाद थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे शब्द शक्तियों से संबंधित, ठीक है, शब्द शक्ति से, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं कुछ पूछूंगा आपसे, शब्द शक्ति से संबंधित अगर कोई क्लास आपको चाहिए होगी ना तो जरूर बताइएगा, तो मैं वो भी क्लास ला दूंगा, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं, तो आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, अब थोड़ा सा और है, मैंने इसमें कुछ पाश्चात्य आचार्यों को भी रखा है, ठीक है। कई बार आपको ये पाश्चात्य आचार्य भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, ज्यादातर ये पीजीटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, परंतु पता नहीं लगता कि एग्जाम में आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो चलिए देखिए, ड्राइडन के द्वारा क्या कहा है, काव्य सुस्पष्ट संगीत कविता है। कार्लाइल के द्वारा काव्य संगीत में विचार है। और वर्ड्सवर्थ के द्वारा क्या कहा गया था कि कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उद्रेक है। विल्सन क्या कहते हैं, भावनाओं से रंजित बुद्धि क्या मानी जाती है, काव्य। विल्सन क्या मानते हैं, भावनाओं से संबंधित जो बुद्धि है या फिर रंजित है, ठीक है, रंजित यानी कि उसमें रम जाना, बुद्धि क्या मानी जाती है, काव्य मानी जाती है। जॉन मिल्टन क्या कहते हैं, सरल प्रत्यक्ष तथा रागात्मक अभिव्यक्ति काव्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एडगर एलन प्रोफेसर क्या कहते हैं, सौंदर्य की लयपूर्ण सृष्टि काव्य है, ठीक है, सौंदर्य की लयपूर्ण सृष्टि क्या है, काव्य मानी जाती है। मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहते हैं, कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है, ठीक है, मूल रूप से क्या है, जीवन की आलोचना। और यही इसी प्रकार की जो आपको डेफिनेशन अभी मैंने बताई थी, किसके द्वारा दी गई थी, प्रेमचंद जी के द्वारा, ठीक है। तो सेम मैथ्यू आर्नोल्ड के जैसी ही इनकी परिभाषा रही है। कॉर्लिस देखिए, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम क्या है, कविता है। हडसन क्या कहते हैं, कविता जीवन की क्या है, व्याख्या है। पीवी शैले बहुत ही महत्वपूर्ण अंग्रेजी पोइट माने जाते हैं ये। कविता सर्वाधिक सुखों और सर्वोत्तम मनों की सर्वोत्तम और सुख में पूर्ण या सुखपूर्ण क्षणों का लेखा जोखा मानी जाती है। और पीवी शैली ने और भी कहा है कि कल्पना की अभिव्यक्ति ही क्या है, कविता है। देखिए, कल्पना की अभिव्यक्ति को तो हम मान सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई राइटर है, ठीक है, जब भी वो अपनी कविता लिखता है, ठीक है, ऑथर है, राइटर है, कविताकार है, जब भी वो अपनी कोई भी कविता लिखता है तो उसमें कल्पना का समावेश हो ही जाता है, ठीक है। उससे क्या है, कहीं ना कहीं प्रभावपूर्ण चीजों को वो ढूंढ निकालता है। लेहंट के अनुसार देखिए, कल्पनात्मक मनोवेग का नाम ही क्या है, कविता है। डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं, कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। देखिए, कवि क्या होते थे, एक बेंच पर बैठे, जैसे आपने एक पॉइंट सुनी होगी, डैफोडिल्स नाम से थी, ठीक है। व्यक्ति बड़ा ही, जो ऑथर है, बड़ा ही दुखी मन से बैठा होता है ना,
फिर वो फूलों को देखता है, डैफोडिल्स के, वो किस प्रकार से लहरा रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से वो अपनी जो कविता है, अपनी रचना है, उसको लिखने लग जाता है, यानी कि कल्पनाओं में उसी चीज को उकेरने लग जाता है, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं, छंदमयी वाणी क्या मानी जाती है, कविता मानी जाती है, ठीक। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था, ठीक है जी। और देखिए मास्टर कैडर परीक्षा के लिए जो पेड ग्रुप आप सभी ने, अगर किसी ने भी ज्वाइन करना है, बहुत ही शानदार जो ये पेड बैच ग्रुप रहने वाला है, ठीक है जी। सेकंड ऑनलाइन ये बैच ग्रुप रहने वाला है, पहला चल रहा है जो होने वाला है एंड, ठीक है। इसमें आपको लाइव थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, ऑथेंटिक डाटा कलेक्शन मिल जाएगा, 3500 प्लस MCQ क्वेश्चन, जो कि आप जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस जब करोगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो प्रैक्टिस इन्हीं से करवाई जाएगी। फुल सिलेबस निचोड़ क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, और साथ ही साथ आपको ये टेस्ट सीरीज ये भी कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, जो प्रैक्टिस के लिए जो मैं करवाऊंगा, ठीक है, लाइव आपको करवाई जाएगी ये प्रैक्टिस सीरीज भी, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इनके। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप देखिए, एक टॉपिक के बाद आपको जो टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी, 5+ मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, जो आपको देखिए 150 नंबर की PDF सेंड की जाएगी, आप उसके आंसर लगाकर, फिर मैं जब आपको आंसर बताऊंगा आपने मैच करने हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी प्री प्लान जो तैयारी रहेगी मास्टर कैडर से पहले, प्रीवियस ईयर के पेपर जो डिस्कशन किए जाएंगे प्रॉपर वे से, ठीक है, डिटेल में। अभी जैसे हमने 2020 का जो पेपर डिटेल में डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। आफ्टर लाइव क्लास देखिए आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल रहने वाली हैं, और फुल सिलेबस प्रैक्टिस क्लासेस अभी मैंने जो आपको बताया था वो रहेंगी। नॉर्मली इतना सब कुछ अगर आपको दे दिया जाएगा ना, तो ये जो कोर्स भारी भरकम है ये आपको 15,000 प्लस का चला जाएगा, ठीक है। आप सभी को भी पता है, जो जिन्होंने कोचिंग ले रखी है, ठीक है, उन सभी को पता है कि इतनी सारी चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं देखिए कोशिश की है आपको कि 4500 रुपए के अंदर ये कोर्स आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो आप सभी देखिए, अगर आपको लगता है, ट्रस्ट है, तो आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था, तो उसमें काफी स्टूडेंट मास्टर कैडर में ज्वाइनिंग कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे तैयारी करनी चाहिए, इसी के कारण क्या है मैंने जो पेड ग्रुप लॉन्च किया, और इसी के साथ बहुत ही कम फीस के अंदर ये लॉन्च किया, ठीक है ना। देखिए उत्तर प्रदेश का जो TGT PGT का एग्जाम है, वो बात तो चल रही है, हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर डायरेक्ट जैसे ही रोल नंबर इशू करवाए जाएंगे, यानी कि कमेटी का कुछ इशू चल रहा है, वो जैसे ही सॉल्व होता है तो आपके जो एग्जाम है वो डायरेक्ट ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो बैच है 15 जून से शुरू हो जाएगा। ऑफर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑफर हमारा है, इसके अंदर फ्री फुल सिलेबस हार्ड कॉपी बुकलेट, आपको नोट्स की एक बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जो कि 1500 से लेकर 2000 के बीच में इसका प्राइस रहता है। कोई भी आपको ये बुकलेट प्रोवाइड नहीं करवाएगा, हार्ड नोटबुक नहीं करवाएगा। तो जब तक आप मान लीजिए 20 तारीख तक, ठीक है, 20 जून तक अगर आप एनरोलमेंट करवा लेते हो, तब तो ये आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है, और ये सेम प्राइस में आपको कोर्स भी मिल जाएगा। अदरवाइज क्या है, आपको फिर 20 तारीख के जाने के बाद 6000 की जो फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऑफर बाद में चेंज हो कि ना हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत सारी कॉस्ट इसके अंदर लग चुकी है, ठीक है। अगर मैं इतना मटेरियल करवाऊंगा तो मेरे तरफ से भी बहुत सारी चीजें सेक्रीफाई है, काफी सारा, ठीक है। पूरे 1 साल का जो सिस्टम मैंने लगाया था, तो उससे संबंधित भी मेरी कॉस्ट बहुत पड़ी है, ठीक है। तो देखिए जितना कम से कम मैं प्रोवाइड करवा सकता था उतना करवाया। लाइव क्लासेस में आपको 4500 में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, नहीं तो ऑफलाइन अगर क्लासेस भी आपको देखिए जो 3000 से लेकर 5000 रुपए के अंदर मास्टर कैडर की आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो आपको तो कोर्स ही लाइव कोर्स सारा 4500 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो ज़रूर आप कर सकते हैं, ठीक है जी।
बार बार ये ऑफर नहीं मिलेगा। चलिए, तो बहुत हो गई हमारे प्रवचन, तो कल की क्लास में मिलते हैं, या फिर जो शाम को आपकी 8 बजे वाली क्लास, हाँ 8 बजे वाली क्लास होगी उसमें मिलेंगे। और आज जमकर प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारे प्रश्न होंगे 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है। लाइव लगाइएगा जरूर, हो सकता है 50 से लेकर 100 के बीच में भी हो जाए, या फिर 120 नंबरों का मैं पूरा प्रैक्टिस सेट ही ले आऊं, ठीक है। तो आप सभी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया रहा सभी के साथ सेशन। बाय बाय, मिलते हैं शाम की वीडियो में। जय हिंद।